हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज के इस न्यू लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी को यहाँ पर फिजिक्स के दूसरे चैप्टर यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के जो है एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराए जाएंगे। इसके पहले भी आपको काफ़ी न्यूमेरिकल जो है वो कराए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई बार बार नहीं देता हूँ, क्योंकि आप सभी के कमेंट को पढ़ के उसको रिप्लाई देने में समय वेस्ट होगा। तो आप सभी का समय बिल्कुल वेस्ट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी के कमेंट का रिप्लाई बार बार नहीं करता हूँ। बाकी आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, टेक्निकल टीम आपके कमेंट का रिप्लाई करेगी। इसके अलावा जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 × 10 की घात -8 कूलाम और इसके अलावा -3 × 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव जो है वो यहाँ पर शून्य होगा। और आगे लिखा है कि अनंत पर विभव जो है वो शून्य लीजिए। यहाँ पर दो अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। एक तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात हुई है रेखा के किस बिंदु पर, तो आपके पास दो बिंदु आवेश हैं। इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर ये वाला बिंदु जो है इन दोनों आवेशों के बीच में हो सकता है। ये यहाँ पर पहली स्थिति, मान लीजिए बिंदु P है, इस बिंदु P पर विभव शून्य है। तो पहली स्थिति क्या है कि आवेश यानी कि जो ये बिंदु है वो इन दोनों आवेशों के बीच में हो सकता है। और दूसरी स्थिति क्या है, यहाँ पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है अगर आप बढ़ा दें तो यहाँ पर ये जो बिंदु है इन दोनों आवेशों के बाहर भी हो सकता है। ये आपकी सेकेंड स्थिति होगी। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं कि जो वैद्युत विभव की बात हुई है किस बिंदु पर शून्य होगा, तो यहाँ पर दो अलग अलग स्थितियां, एक तो दोनों आवेशों के बीच में हो सकता है और इसके अलावा इन दोनों आवेशों के बाहर हो सकता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन हैं, तो दोनों को हम लोग यहाँ पर अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंडीशन 1 केस फर्स्ट आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब बिंदु दोनों आवेशों के बीच हो, बिंदु दोनों आवेशों के बीच हो। एक स्थिति यहाँ पर ये हो सकती है कि यहाँ पर बिंदु जो होगा ये दोनों आवेशों के बीच में हो सकता है। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु आवेश आपको यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, और दूसरा बिंदु आवेश इस तरीके से ये दिया गया है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मान लीजिए इस प्रकार से इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये यहाँ पर जो है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हो जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए बीच की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ये आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, अगर इसे आप मीटर में बदलेंगे तो 0.16 मीटर ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक बिंदु आवेश जो है ये A पर है और दूसरा B पर है। तो यहाँ पर जो आवेश है उसे आप इस प्रकार से मान लीजिए QA से, और यहाँ पर जो आवेश है उससे आप मान लीजिए QB से। इसी प्रकार ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं QA बराबर, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बिंदु A पर जो आवेश रखा गया है ये हो जाएगा 5 × 10 की घात -8 कूलाम, और जो B पर रखा गया है वो आप मान लीजिए यहाँ पर QB बराबर -3 × 10 की घात -8 कूलाम। इतना हो गया। अब आपको जो है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दूरी जो है आप 0.16 मीटर लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये आप बता सकते हैं, यानी कि यहाँ से जो है इस आवेश की दूरी आपको पता है। तो अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच जो है एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर जो है यहाँ पर वैद्युत विभव शून्य है। तो आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना बिंदु A से x दूरी पर स्थित
या फिर आप लिख सकते हैं x मीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है। वैद्युत विभव शून्य है, ये आप मान लीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या माना गया है कि इस बिंदु A से इस P की दूरी जो है कितनी है, x है, यानी कि यहाँ से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो है वैद्युत विभव शून्य है, ये मान लिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है। आपको अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता लगानी तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी आपको पता है 0.16। इससे इधर वाला ये भाग घटा दीजिए, यानी कि -x, तो आपको इस भाग की दूरी मिल जाएगी। इस तरीके से आपको दोनों भागों की अब दूरी पता है अलग अलग। तो ध्यान दीजिए, आप इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे, और दोनों का जो योग होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, VA प्लस VB बराबर 0। इसका मतलब बिंदु A पर रखे आवेश के कारण विभव और दूसरा बिंदु B पर रखे आवेश के कारण विभव, इन दोनों का योग जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जब फार्मूला यूज करेंगे तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। विभव का फार्मूला लगाएंगे तो 1 में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA, इतना हो जाएगा। इसके अलावा दूरी आप लिख सकते हैं AP, इतना हो जाएगा। और फिर प्लस दूसरा लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा B के कारण तो QB, और दूरी हो जाएगी BP बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस तरीके से आप यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका कॉमन हो जाएगा। बाकी आप मान रखिए QA, इसका ध्यान दीजिए आपको मान दिया गया, ये है 5 × 10 की घात -8, और QB का मान है -3 × 10 की घात -8। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मान आप रखेंगे 5 × 10 की घात -8 बट्टे दूरी A से P तक की दूरी आपने x मान लिया था, तो ये x हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, QB का मान रखेंगे तो ये मान आपका माइनस में था, -3 × 10 की घात -8, और दूरी कितनी थी B से P तक की, ध्यान दीजिए 0.16 - x, यहाँ पर हो जाएगा 0.16 - x बराबर 0। इस तरीके से इतना आ गया। यहाँ पर ये कॉमन लिया गया, इसका मान आप सभी लोग जानते हैं 9 × 10 की घात 9 होता है, लेकिन यहाँ पर मान रखने की जरूरत नहीं है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आएगा 5 × 10 की घात -8 बट्टे x बराबर, इसको आप उस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 × 10 की घात -8 बट्टे में हो जाएगा 0.16 - x, इतना हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, इससे ये जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये आएगा 5/x बराबर 3 बट्टे में आ जाएगा 0.16 - x। इसका आप इधर गुणा करिए तो ध्यान दीजिए 16 पंचे होता है 80। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 अंक पे दशमलव लगा है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए -5x बराबर इधर गुणा होगा 3x, ये जब उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 8x बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे आप 0.8 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा आपका x बराबर, यहाँ पर चाहे तो 8 लिख दीजिए फिर पूरा पूरा लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए x बराबर जब ज्ञात करेंगे तो 0.80 बट्टे में आ जाएगा 8। आप ध्यान दीजिए इससे भाग करेंगे यहाँ पर तो 0, इसके अलावा 8 एकम 8 और ये 0, तो ये मान आएगा आपका मीटर में। अगर आप इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 0.10 × 100 से अगर गुणा कर देंगे तो मीटर में, ध्यान दीजिए 100 से गुणा करने पर बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो अब इसमें जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10
सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसमें गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए x दूरी आपने कहाँ से मानी थी, इस बिंदु A से मानी थी यहाँ तक, और यहाँ पर ध्यान दीजिए यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। यानी कि 10 सेंटीमीटर पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो अब कुछ पॉइंट आप यहाँ पर और भी समझिए। देखिए ये वाला आवेश आपका कैसा था, धनात्मक था। ये वाला आवेश आपका कैसा था, ऋणात्मक था। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी, 16 सेंटीमीटर। और इस धनात्मक आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। यानी कि इधर की दूरी कितनी बची है आपकी, केवल 6 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं जो ऋणात्मक आवेश था इसके निकट यहाँ पर जो है वैद्युत विभव 0 है, यानी कि इससे इसकी दूरी कम है और इससे इसकी दूरी अधिक हो गई है। तो आप यहाँ पर दोनों तरफ से दूरी बता सकते हैं। अगर इधर से पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और अगर इस आवेश से पूछी जाएगी तो यहाँ पर कितनी बता सकते हैं आप, 6 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले वहां पर कि पहले आवेश या फिर ऋणात्मक आवेश से जो है कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा। तो ऋणात्मक आवेश की बात होगी तो इस आवेश से आपको दूरी बतानी है, अगर धनात्मक आवेश कहेगा तो इस आवेश से दूरी बतानी है। तो यहां पर हम लोगों ने x का मान ज्ञात कर लिया, यानी कि इस आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव होगा वो आपका शून्य हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति में क्या करना है, दूसरी स्थिति में आपको बताया गया था कि ये बिंदु P जो है इन दोनों बिंदु आवेशों के बाहर हो सकता है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका फिगर, दो बिंदु आवेश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार से ये हो गया और एक बिंदु आवेश ये हो गया। इस तरीके से यहाँ पर जो है इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा की बात हो रही है। इसको इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप मिला दीजिए, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब की बार जो है इन दोनों आवेशों के बाहर आपको जो है लेना है। इससे आप डॉट डॉट करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था कि ये आपका बिंदु ए है, यहाँ पर जो है बिंदु ए और ये आपका बी था। यहाँ पर आवेश क्यू ए और यहाँ पर आवेश कितना था, क्यू बी, इतना। इसके अलावा आपको इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.16 मीटर ये आपको यहाँ पर बताई गई है। ये जो है दूरी हो जाएगी इस आवेश से लेकर इस आवेश की, इतनी हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब की बार जो हम लोग बाहर लेंगे, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए इस जगह पर कोई बिंदु P है जहाँ पर जो है वैद्युत विभव शून्य है। अब की बार जो है बिंदु A से इसकी दूरी हम लोग फिर से मान लेते हैं यहाँ पर x। ये दूरी आप मान लीजिए यहाँ पर x मीटर। इस तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए इतना हो गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप इसमें बता सकते हैं कि माना बिंदु ए से x मीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है। अब की बार यहाँ पर ये जो है इसका दूसरा केस है, यानी कि केस सेकंड, जब अब की बार यहाँ पर बिंदु जो होगा वो इन दोनों आवेशों के बाहर होगा। आप यहाँ पर चाहे तो केस में लिख सकते हैं कि जब बिंदु दोनों आवेशों के बाहर हो। तो यहाँ पर जो है अब मान लिया गया इसमें कि बिंदु A से जो है x मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो है विभव आपका शून्य है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है फिर से आपको यही लगाना है, यानी कि VA प्लस VB बराबर 0। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इस आवेश के कारण यहाँ से
विभव ज्ञात करेंगे और फिर इसके बाद इस आवेश के कारण। तो अब आपको ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। टोटल दूरी x है, ये वाली यहाँ पर कितनी है 0.16। तो अब ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए अब की बार आप x माइनस 0.16 कर दीजिए, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, क्योंकि टोटल x है उससे ये वाला भाग आपको घटा देना है, इतना हो जाएगा। तो VA इसके कारण जब विभव ज्ञात करेंगे बिंदु P पर, तो ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA, इसका आप मान रख दीजिए डायरेक्ट। अब तो QA का मान यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 बट्टे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ध्यान दीजिए अब की बार, यानी कि यहाँ से इस P की दूरी कितनी है x, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि अब की बार माइनस आवेश के कारण है, बिंदु B पर जो आवेश रखा गया वो आपका ऋणात्मक है। तो यहाँ पर इसका मान था 3 गुणे 10 की घात 8 माइनस में, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये यूज करना है विभव के सूत्र में। और इसके अलावा ध्यान दीजिए दूरी ये दी गई है, यानी कि x माइनस 0.16 इस तरीके से, और बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर जो है ये बिंदु A पर रखे आवेश के कारण विभव हो जाएगा और ये बिंदु B पर रखे आवेश के कारण विभव हो जाएगा। अब इससे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 एक्स, फिर माइनस 3 गुणे 10 की घात माइनस 60 एक्स माइनस 0.16 बराबर 0, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 बट्टे एक्स बराबर ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 8 बट्टे एक्स माइनस 0.16, इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो है इससे ये कट जाएगा आपका, और इसके बाद इसका हम लोग इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, इसमें गुणा होगा तो ध्यान दीजिए 16 पंचे 80, यानी कि ये हो जाएगा 0.80, इतना आ जाएगा बराबर। इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x, इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस 3x बराबर ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि 0.80, इस तरीके से इतना आएगा। इसको घटाइए 2x बराबर 0.80, यानी कि x बराबर 0 पॉइंट ध्यान दीजिए 2 चौको 8, इतना आ जाएगा मीटर, क्योंकि आपने मीटर में माना था। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो x बराबर ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, इतना आ गया। यानी कि यहाँ पर जो है x बराबर आया आपकी बार 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब है इस बिंदु से यहाँ पर इस P की दूरी कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव जो होगा शून्य होगा, क्योंकि आपको इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपकी बात 40 सेंटीमीटर विभव शून्य हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है इन दोनों आवेशों के बाहर अब की बार जो है विद्युत विभव आपका शून्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये दो अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं इसमें, एक दोनों आवेशों के बीच में विद्युत विभव शून्य आप ज्ञात करेंगे और फिर दोनों आवेशों के बाहर जो है आप विद्युत विभव शून्य ज्ञात करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। खटभुज के केंद्र पर आपको विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए समखटभुज की बात हुई है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए समखटभुज आप बना लीजिए। समखटभुज है इसलिए इसकी सभी भुजाएं जो होंगी वो यहाँ पर बराबर होंगी। इसके बाद ध्यान दीजिए ये हो जाएगा समखटभुज, यानी कि 6 भुजाएं होंगी।
इस तरीके से यहाँ पर जो है आप समखटभुज बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर समखटभुज के शीर्षों को हम लोग सामने वाले शीर्ष से मिलाएं, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग इससे मिला दें, इस तरीके से इसको मिला दिया जाए और फिर यहाँ पर इसको मिला दिया जाए, तो ये यहाँ पर जो बिंदु आया है ये यहाँ पर जो है इस समखटभुज का केंद्र होगा। ये यहाँ पर जो बिंदु आया है ये इस समखटभुज का क्या होगा, केंद्र होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जो ये समखटभुज था, जब आप इनके शीर्षों को मिला देंगे यहाँ पर, तो जो ये इसके अंदर त्रिभुज बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसके अंदर जो त्रिभुज बनते हैं ये भी आपके समत्रिभुज होते हैं, यानी कि इनकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो यहाँ पर जो है बराबर होती हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आप मान लीजिए कि इसकी ये वाली जो भुजा है कितनी है, आर है, कितनी है, आर है, तो यहाँ पर जो है इसके केंद्र से इन सभी शीर्षों की दूरियां भी कितनी होंगी, आर होंगी। ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि अगर इसकी भुजा यहाँ पर आर है तो यहाँ पर इसके केंद्र से इन सभी शीर्षों की जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, आर होंगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा था 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि आपको आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अगर आप इससे मीटर में चेंज करते हैं तो 10 गुणे मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर दीजिए, ये बदल जाएगा आपका मीटर में। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आवेश की बात हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग लिख दें Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6, 6 शीर्ष हैं, सभी पर आवेश है और बताया गया कि प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा Q5 बराबर Q6 बराबर 5 माइक्रोकूलम, यानी कि ये हो जाएगा 5 माइक्रो को बदलेंगे तो 10 की घात -6 से गुणा हो जाएगा और ये बदल जाएगा आपका कूलम में। इस तरीके से इतना आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है केंद्र पर विभव ज्ञात करना है, केंद्र यानी कि इसके बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर केंद्र O पर विभव। तो विभव ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जो है इसमें इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 और प्लस V6 बराबर V, यानी कि केंद्र पर जो विभव होगा वो इन सभी आवेशों के कारण जो बिंदु O पर विभव होगा वही यहाँ पर जो है विभव हो जाएगा। तो अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें V बराबर, यहाँ पर आप मान रखेंगे तो सब में ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब में होगा, इससे आपको कॉमन ले लीजिए। इसके अलावा इसकी जगह पर आएगा Q1 बाई R प्लस Q2 बाई R प्लस Q3 बाई R प्लस Q4 बाई R प्लस Q5 बाई R और प्लस यहाँ पर हो जाएगा Q6 बाई R। इस तरीके से ये कैसे लिखा गया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो विभव का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो ये आपका सब में होगा, इसलिए इसे यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन ले लिया गया आपका। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 ये सब आपस में बराबर हैं यहाँ पर, तो इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं V बराबर, अब इन सभी को मान लीजिए यहाँ पर जो है Q, टोटल क्या मान सकते हैं आप, इसे Q मान सकते हैं यहाँ पर इन सभी को। तो चाहे तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पर बराबर Q,
इतना आप इसमें मान लीजिए कि इन सभी का मान जो है किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं फिर 6 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाई आर। इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ये सभी आवेश यहाँ पर बराबर थे और इन सभी को क्या मान लिया गया, क्यू मान लिया गया। आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 6 गुणे, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, ये आप सभी लोग जानते हैं। क्यू का मान आपको दिया गया है 5 गुणे 10 की घात -6, इतना हो जाएगा। बट्टे में है आर, आर का मान आपको दिया गया है 10 गुणे 10 की घात -2, इतना आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आपको सॉल्व करना है। तो जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा आपका 9 पच्चे 45, 45 और गुणे 6, 6 गुणे 45 गुणे, ध्यान दीजिए 10 दिया गया है, यहाँ पर ये 10 की घात -2, यहाँ पर कितना मान सकते हैं पावर में 1, यहाँ पर घट जाएगा तो 10 की घात -1 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा और 6 से 1 घटेगा तो कितना आएगा 10 की घात -5, इतना आया। और इसके अलावा यहाँ पर ये दिया गया है 9, तो ये आपका प्लस में 9 हो जाएगा इसी में। इसका आप गुणा कर दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 6 पंचे 30, इसके अलावा 6 चौको 24 और 3 27 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए 9 से 5 जाएंगे कितना आ जाएगा 4। इस प्रकार से अभी इसमें जो दशमलव होगा वो लास्ट में इस जगह पर होगा, और अगर इसे मानक रूप में लिखेंगे तो दशमलव जो है एक अंक बाद होना चाहिए, यानी कि इसे आप ऐसा लिख दीजिए 2.7 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए 2.7 के, यानी कि ये दशमलव आपका इधर आया 2 अंक, तो यहाँ पर जो है इसमें घात में 2 और बढ़ जाएगा तो 10 की घात 6 आ जाएगा। यहाँ पर आप विभव ज्ञात कर रहे थे इसलिए वोल्ट, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चाहे तो आप यहाँ पर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप इन सभी के मान यहाँ पर अलग अलग रख के बाद में भी इसे ऐड कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 बिंदुओं ए एवं बी पर 2 आवेश, ध्यान दीजिए 2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम, दोनों के परिमाण समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है, रखे हैं। अब पहला इसमें पूछ रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ याद रखिएगा, यहाँ पर समविभव पृष्ठ की बात हुई है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है वो समान होता है, ऐसे पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए एक बिंदु आवेश ये दिया गया, दूसरा बिंदु आवेश ये दिया गया है, एक यहाँ पर ए पर उपस्थित है और दूसरा बी पर। इस पर यहाँ पर +2 माइक्रोकुलाम और इस पर यहाँ पर -2 माइक्रोकुलाम यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो है इस निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है, तो समविभव जो होगा वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो समान विभव होगा वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा के लंबवत, और इसके अलावा दोनों आवेशों के परिमाण समान है और प्रकृति विपरीत है, इसलिए मध्य बिंदु पर, अगर यहाँ पर इनके परिमाण समान ना होते तो यहाँ पर मध्य बिंदु ना होता। मध्य बिंदु क्यों लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके परिमाण समान है, तो इनके मध्य बिंदु से गुजरने वाला जो तल होगा उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा वो 0 होगा। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाला जो तल होगा उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा वो आपका 0 होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे व्यक्त कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर समझना है यही पॉइंट। इस तरीके से आप यहाँ पर जो इस तल को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपसे कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, तो समविभव पृष्ठ जो होगा ये आपका जो ए बी दिया गया है, इस ए बी के लंबवत और
इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होगा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इससे समझने के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, तो यहाँ पर ये तल जो होगा वो इस प्रकार से इस रेखा के लंबवत, यानी कि ए बी जो दिया गया है उसके लंबवत होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। तो ये पृष्ठ जो है इस प्रकार से इस ए बी के लंबवत होगा, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो वही लिखा गया है ए बी के लंबवत, और इसके अलावा इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाला जो ये तल दिया गया है, इस तल के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो यहाँ पर शून्य होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट इसी में दिया गया है उससे ध्यान दीजिए, लिखा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। आप लोगों को यह भी बताया गया कि जो समविभव पृष्ठ होता है, वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस पृष्ठ के अभिलंबवत इस तरीके से यहाँ पर होंगी। और इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो यहाँ पर आपको ये समविभव पृष्ठ दिया गया है, इस समविभव पृष्ठ के लंबवत होंगी, ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र जो है, यानी कि ये जो है समविभव पृष्ठ के लंबवत, इसके अलावा ए से बी की ओर, क्योंकि धन आवेश इधर दिया गया और ऋण आवेश इधर है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं आपकी होती हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी दिशा जो होगी वो धन से ऋण यानी कि ए से बी की ओर होगी। इसके अलावा ये जो है इस समविभव पृष्ठ के लंबवत होंगी, या फिर आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं यहाँ पर जो ए बी है इसके समांतर यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस ए बी के समांतर होगी। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस बी वाले पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले गोले के अंदर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी गोली चालक को आवेश दिया जाता है तो वो हमेशा उसके पृष्ठ पर फैलता है, यानी कि वो जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर फैला होता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको एक गोली चालक दिया गया है, इस तरीके से यहाँ पर जो है एक गोली चालक है, इस तरीके से यहाँ पर जो भी इसे आवेश दिया जाएगा वो आवेश जो है हमेशा इसके बाहरी पृष्ठ पर, इस प्रकार से यहाँ पर ये आवेश जो है इसके बाहरी पृष्ठ पर फैलता है। तो यहाँ पर लिखा है गोली चालक के पृष्ठ पर इतने कूलाम का आवेश है। तो यहाँ पर गोले के अंदर जो है आपको क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि आवेश गोले के पृष्ठ पर उपस्थित होता है, पृष्ठ पर उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर जो है अगर इस गोले के अंदर हम लोग वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि गोले के अंदर आवेश शून्य है और आवेश शून्य होने के कारण इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आवेश जो होता है ये इस गोले के पृष्ठ पर उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर जो है इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। फिर कह रहा है गोले के
ठीक बाहर का मतलब इसके पृष्ठ की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो गोले चालक दिया गया है इसके पृष्ठ की बात हो रही है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दिया गया है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर इसकी त्रिज्या पता है, यहाँ पर जो है इसकी त्रिज्या आपको दी गई है। इससे आप मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल आर, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं गोले के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इसके लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में हो जाएगा R स्क्वायर। इसमें आपको मान रख देना है, तो ये हो जाएगा E बराबर, इसका मान आप लोग जानते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q। इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात -7। यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -7 बटे, अब ध्यान दीजिए दूरी यहाँ पर दी गई है 12 सेंटीमीटर। आपको दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, तो यहाँ पर जो है इसका जो मान होगा वो आपको मीटर में रखना है। यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे 10 की घात -2 से जब गुणा करेंगे तो ये मीटर में आपका बदल जाएगा। ये याद रखिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदल के आपको मान रखना है। स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -7 बटे, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आप वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया 9 और ये 1.6, इसका आप गुणा करिए तो 16 9 144 दशमलव लगा है, यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए। एक अंक पर दशमलव लगा है तो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लग जाएगा इस तरीके से, गुणे 10 की घात। अब ध्यान दीजिए 9 से यहाँ पर ये वाला 7 आपका घटेगा, तो 9 से 7 घटेगा तो 10 की घात कितना आ जाएगा 2 बट्टे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 144 गुणे 10 की घात -4, इतना दिया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 14.4 गुणे 10 की घात 6 और बट्टे में हो जाएगा 144। अब 144 से अगर इससे आप भाग करेंगे तो ये 0.1 बार जाएगा और गुणे में हो जाएगा 10 की घात 6, ऐसा। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 0.1 अंक आगे ले जाइए, यानी कि 1.0 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ठीक बाहर जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अब आपको इस गोले के केंद्र से जो है 18 सेंटीमीटर दूरी पर ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका पॉइंट नंबर सी आप लिखेंगे यहाँ पर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर। अब ध्यान दीजिए यानी कि यहाँ पर आप मान लीजिए r बराबर आपको दिया गया है 18 सेंटीमीटर। इससे आप लिख सकते हैं 18 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये आपका मान मीटर में आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, इतना। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q। इसका मान रखेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात -7। ये अब इसका मान आपको ये दिया गया 1.6 गुणे 10 की घात -7 और बट्टे में ध्यान दीजिए R, अब की बार R का मान ये वाला रखना है। तो 18 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से
इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ई बराबर 9 गुणे 1.6 गुणे 9 से 7 घट जाएगा तो 10 की घात आ जाएगा 2 बट्टी यहाँ पर ध्यान दीजिए स्क्वायर लगा है, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 18 गुणे 18 करके, और गुणे में आ जाएगा 10 की घात -4, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 दूनी 18, ये कट जाएगा आपका। इसके अलावा ध्यान दीजिए 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 8 16, इतना आ जाएगा। यानी कि ये आ गया ई बराबर 0.8 है। अगर 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है 100, 100 से इसमें गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 80 गुणे ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा 4 बट्टे में कितना है यहाँ पर 18। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसे आप कैंसिल करेंगे, मान लीजिए इसे आप 2 से कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 40 और 2 9 18 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात 4। 9 से अगर भाग करेंगे तो 9 चौको 36, 4 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 9 चौको 36, यही यहाँ पर आता रहेगा और गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इस गोले के बाहर और पृष्ठ पर और गोले के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर है एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है कि धारिता जो है 8 पिको फैरेड दी गई है और लिखा है 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 की घात -12 फैरेड। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में जो है 6 परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें बात हुई है वायु संधारित्र की, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र की जो धारिता होगी वो हो जाएगी C नॉट बराबर ε0 A बट्टे D, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए लिखा है कि धारिता जो है 8 पिको फैरेड है, इसकी धारिता आपको दी गई है। यानी कि यहाँ पर जो है आप लिखना चाहें तो इस तरीके से इसे लिख दीजिए। इसके लिए ध्यान दीजिए वायु संधारित्र की धारिता यानी कि C0 ये आपको दिया गया है 8 पिको फैरेड। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 8 गुणे पिको फैरेड को बदलने के लिए ध्यान दीजिए 10 की घात -12 से गुणा कर दीजिए तो ये फैरेड में हो जाएगा। ये आपको C0 का मान दिया गया। इसके अलावा समांतर प्लेट वायु संधारित्र की जो धारिता का सूत्र होता है वो आपका इतना होता है। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कहा गया है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करके यहाँ पर जो है 6 परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ भरना है। तो वही लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करके 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भरने पर धारिता। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि प्लेटों के बीच की दूरी को जो है आपको आधा कर देना है और इसके अलावा 6 परावैद्युतांक का यहाँ पर आपको परावैद्युत पदार्थ भरना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर धारिता हो जाएगी आपकी C बराबर परावैद्युतांक भरा जा रहा है इसलिए K लग जाएगा ε0 A और बट्टे में जो दूरी है अब वो हो जाएगी D/K
2। इस तरीके से इतना आएगा, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा C बराबर 2K। इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट A और बट्टे में आ जाएगा D। इस तरीके से इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको इसका मान जो है शुरुआत में ही बताया गया, अभी जो समीकरण नंबर 1 था वहाँ पर आपको एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D यही बताया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D बराबर कितना है C नॉट, तो वही आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से ये हो जाएगा C बराबर 2K और इसके अलावा हो जाएगा C नॉट, तो C बराबर 2 इंटू K का मान आपको पता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया है 6 और इसके अलावा C नॉट का मान भी पता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे यहाँ पर 8 गुणे 10 की घात माइनस 12। इसका आप गुणा कर दीजिए, C बराबर 2 छंग 12 हो जाएगा और 12 गुणे 8 करेंगे तो यहाँ पर 12 अट्ठे 96 यानी कि इतना आ जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 12। अब ध्यान दीजिए फैरड इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसे आप C बराबर 96 पिको फैरड इस तरीके से भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर है कि 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पर 9 पिकोफैरड धारिता वाले जो है 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहला है संयोजन की कुल धारिता। सबसे पहले ध्यान दीजिए संयोजन की कुल धारिता। तो संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करनी है, किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए फार्मूला आप लगाएंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि 3 संधारित्र हैं, ये पहले ही बताया गया था। तो अब ध्यान दीजिए 1/C बराबर 1/C1 का मान यहाँ से रखिए आप 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 9। इन तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि हर बराबर है, तो 3/9, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, ये 1/C यानी कि C बराबर कितना आ जाएगा 3 पिको फैरड, इतना आ गया यहाँ पर। या फिर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं C बराबर 3 गुणे पिको को बदल दीजिए 10 की घात माइनस 12 फैरड। ये आपको यहाँ पर जो है संयोजन की कुल धारिता मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है आप इसे ज्ञात करेंगे। इसके अलावा लिखा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण यानी कि सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। यहाँ पर आपको प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात करना और श्रेणी क्रम में आवेश जो है वो समान होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं यहाँ पर, चूंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो श्रेणी क्रम में आवेश जो होता है वो समान होता है और फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। अब इसके बाद Q बराबर C का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है 3 गुणे 10 की घात माइनस 12 और इसके अलावा V का मान आपको 120 दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 12 और V का मान 120। ये हो जाएगा Q बराबर, यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं तो 12 36 यानी कि 360 गुणे 10 की घात माइनस 12। तो Q बराबर ध्यान दीजिए अभी दशमलव इस जगह पर है, अगर आप दशमलव 2 अंक इधर लाएं तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात माइनस का 10 आ जाएगा, यानी कि ये दशमलव हम लोग 2 अंक इधर लाएंगे तो यहाँ पर घात प्लस में बढ़ेगी तो ये इतना आ जाएगा कूलाम। ये आपको आवेश मिल गया, यानी कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है।
तो अब आपको यहाँ पर जो है प्रत्येक संधारित्र में क्या ज्ञात करना था, ध्यान दीजिए यहाँ पर विभवांतर। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तीनों संधारित्रों में आप सभी को पता धारिताएं तीनों की सेम थी, यही आपको दिया गया था। ध्यान दीजिए 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र, यानी कि तीनों की धारिता 9 पिकोफैरेड थी। तो आप यहाँ पर जब विभवांतर ज्ञात करेंगे तो V बराबर आप लिख सकते हैं Q बाई C1, C2 यूज कर सकते हैं, C3 यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का मान सेम था। तो अब ध्यान दीजिए Q आपने ज्ञात किया है 3.6 गुणे 10 की घात -10 बट्टे धारिता आपकी 9 पिकोफैरेड, यानी कि 9 पिको को बदलेंगे तो 10 की घात -12। अब यहाँ पर हो जाएगा V बराबर 9 से इसे आप भाग करेंगे तो 9 चौको 36, यानी कि 0.4 गुणे 10 की घात ध्यान दीजिए -10 दिया गया और ये -12 ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और 12 से 10 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 0.4 गुणे 10 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 100, इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें जब गुणा कर देंगे इसका तो ये यहाँ पर आ जाएगा 40 वोल्ट, क्योंकि आप यहाँ पर जो है विभवांतर ज्ञात कर रहे थे, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप मान लीजिए C1 बराबर आपको दिया गया है 2 पिकोफैरेड, इसके अलावा C2 ये आपको दिया गया है 3 पिकोफैरेड, और फिर C3 ये आपको दिया गया है यहाँ पर 4 पिकोफैरेड। इस प्रकार से इतना आपको दिया गया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करनी है, तो आप लिख सकते हैं संयोजन की कुल धारिता, कुल धारिता। इसके लिए आप यूज करेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ध्यान दीजिए मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 और प्लस 4, इससे आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 9 पिको फैरेड। आप इतना लिख सकते हैं C बराबर 9 पिको फैरेड, या फिर ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं C बराबर 9 पिको को बदल दीजिए 10 की घात -12 से गुणा करके, और ये आ जाएगा फैरेड में। इस तरीके से ये यहाँ पर जो इसका आंसर होगा। अब इन्हें भी ध्यान दीजिए, जैसे 2 पिकोफैरेड था, आप यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हैं, 2 गुणे 10 की घात -12 से गुणा करेंगे, ये बदल जाएगा फैरेड में। इसी तरीके से इसमें ध्यान दीजिए 3 गुणे 10 की घात -12 फैरेड, इससे आप चेंज करेंगे तो 4 गुणे 10 की घात -12 फैरेड, इतना। यानी कि यहाँ पर भी आप फैरेड में चेंज करके आप रख सकते थे, या फिर पहले आप ज्ञात कर लीजिए उसके बाद भी फैरेड में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए दूसरा लिखा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर जो मैं बता सकते हैं कि पार्श्व क्रम में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। विभवांतर समान होता है, ये लोग याद रखिएगा कि पार्श्व क्रम में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है वो समान होता है।
और यहाँ पर V बराबर आपको दिया गया है, V बराबर आपको कितना दिया गया है 100 वोल्ट, यहाँ पर हो जाएगा 100 वोल्ट, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है इसमें लिखा है आगे, जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। आपको सभी संधारित्रों पर आवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए C1 पर आवेश, तो C1 पर जब आप आवेश ज्ञात करेंगे तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा Q1 बराबर C1V। इस तरीके से V समान रहेगा। C1 हम लोगों ने ध्यान दीजिए यहाँ पर ये फैराड में बदल दिया, 2 × 10⁻⁻12, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻12 गुणे V का मान 100, इतना। यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा Q1 बराबर 2 × 10⁻, ध्यान दीजिए 100 का मतलब 10⁻2, और यहाँ पर 12 से 2 निकल जाएंगे तो 10⁻ आ जाएगा -10। यहाँ पर आवेश ज्ञात कर रहे हैं इसलिए कूलाम, ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए C2 पर आवेश ज्ञात करेंगे अब, तो यहाँ पर हो जाएगा C2 पर आवेश, जब C2 पर ज्ञात करेंगे तो इससे आप लिख सकते हैं Q2 बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा C2V, C2 का आप मान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 × 10⁻12, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁻12, इतना हो गया गुणे 100। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3 × 10⁻100 का मतलब 10⁻2, 12 से 2 निकल जाएगा तो -10 कूलाम, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका Q2, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी तरीके से आप तीसरा यानी कि C3 पर आवेश ज्ञात करेंगे, तो C3 पर आवेश, अब आपको यहाँ पर जो है C3 पर आवेश ज्ञात करना है। C3 पर आवेश, इससे आप लिख सकते हैं Q3 बराबर C3V। C3 इसका मान 4 × 10⁻12, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, V का मान 100, यानी कि यहाँ से जब आप Q3 ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 4 × 10⁻10 कूलाम। इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र में आवेश ज्ञात कर सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, ये आपको यहाँ पर प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल यानी कि A बराबर 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इतना दिया गया है, और उनके बीच की दूरी आपको दी गई है 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यहाँ पर आपको संधारित्र की धारिता यानी कि C0 क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया था वायु वाले, इसलिए C0 से लिख दिया गया, ये आपको ज्ञात करना है। फिर लिखा है यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। इसका मतलब V0 आपको दिया गया है, इससे आप मान सकते हैं 100 वोल्ट, ये आपको दिया गया है। कितना आवेश, यहाँ पर आपको Q0 भी ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है C0 बराबर ε0A/d, इतना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो ε0 8.85 × 10⁻12, ये इसका मान हो जाएगा। ये आप सभी को याद होना चाहिए। A का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 6 × 10⁻³ अब ध्यान दीजिए ये मान मीटर में है और ये मिलीमीटर में है, तो इसको भी आपको मीटर में चेंज करना है। तो अब ध्यान दीजिए अगर आपको मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो गुणा कर दीजिए 10⁻³ से और ये बदल जाएगा मीटर में आपका। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इतना हो गया बट्टे में डी का मान हो जाएगा 3 × 10⁻³
इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इससे ये आपका यहाँ पर कट जाएगा। अब इसका जब आप गुणा करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका गुणा यहाँ पर 2 में करना है, तो 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये आएगा आपका 17.7 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसे जो है आप ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इसे शुद्ध कर दीजिए तो 7 है, इसके पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 और 10 की घात -12 को आप पिको में बदल सकते हैं, तो पिको फैरेड। तो आप चाहे तो ऐसा लिख दीजिए या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको ज्ञात करना है आवेश C0 V0। C0 का मान आपने यहाँ पर ज्ञात किया है, यानी कि 17.7 गुणे 10 की घात -12 और गुणे V0 का मान आपको दिया गया है 100। जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 17.7 गुणे 10 की घात -10। यहाँ पर आप आवेश ज्ञात कर रहे हैं इसलिए कूलाम, या फिर ध्यान दीजिए इसे आप ऐसा लिख सकते हैं Q0 बराबर, ध्यान दीजिए इसे मानक रूप में लिखे तो 0.1 अंक आगे आएगा, 1.8 शुद्ध करके लिख दीजिए और गुणे 10 की घात जो -10 है, 1 अंक दशमलव आप आगे लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9 कूलाम। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं यहाँ पर, तो अगर किसी को प्रॉब्लम रहा करे तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को रिप्लाई नहीं करता हूँ ताकि आप सभी का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि इस समय तो आप सभी को समस्या नहीं होगी। अगर आप अभी क्लास देख रहे हैं लाइव और यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप दोबारा से यही क्लास देखेंगे ऐप पर तो वहाँ पर आपके लिए समस्या होगी। फिर वहाँ पर लाइव क्लास तो चलेगी नहीं, आपको रिकॉर्डेड मिलेगा यही चीज़, तो वहाँ पर फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं बीच में यहाँ पर ज़्यादा आप सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो बाकी के क्वेश्चन में आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। धन्यवाद।